हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी का एक छोटा सा चैप्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे आप बोलते हो भारत के महान्यायवादी, जिसे आप बोलते हो इंडियन गवर्नमेंट का सर्वोच्च विधि अधिकारी या फिर भारत सरकार का कानूनी सलाहकार। तो इससे जितने भी रिलेटेड अनुच्छेद हैं, इनका नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल और उनके विशेष अधिकार और क्षेत्र और उनकी सीमाएं हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। हमारा जो अप्रोच रहेगा इस टॉपिक को करने का कंपटीशन लेवल का रहेगा, ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन होता है? कानूनी सलाहकार होता है, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। साथ में ही सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का, सर्वोच्च विधि अधिकारी, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें संविधान की किस भाग में इस पद का उल्लेख है, तो संविधान के अनुच्छेद 76 में आपके महान्यायवादी का उल्लेख है और भाग 5 के अध्याय 1 में इस पद का उल्लेख है। तो अब बात करें नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति और कार्यकाल, इसके बारे में बात करें हम। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है सरकार की सिफारिश पे। सरकार किसी स्पेसिफिक पर्सन जो कि विधि यानी कि कानून का विशेषज्ञ है और उसकी कुछ योग्यताएं होंगी, उन्हें ही यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, लेकिन सिफारिश सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो योग्यताएं की बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता रखता हो, उसे भारत का महान्यायवादी चूज किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी 2 योग्यताएं होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। वो हाई कोर्ट में 5 साल तक जज होना चाहिए, 5 साल तक जज रहा हो, या फिर हाई कोर्ट में उसने 10 साल तक वकालत की हो, 10 साल तक वकालत की हो। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए योग्यताएं हैं, और जो ये योग्यताएं पूरी करता है वो ही भारत की महान्यायवादी पद को प्राप्त करने की योग्यता भी रखता है। ठीक है, अगर हम बात करें संविधान में उल्लेख 76 अनुच्छेद में इस पद का उल्लेख है, जो कि भाग 5 के अध्याय 1 में आता है, अध्याय 1 में आता है। ओके, अब ये राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश द्वारा इसे नियुक्त करता है। अगर जैसे ही सरकार को लगता है कि ये इस पद के लिए काबिल नहीं है, कार्य अच्छे से नहीं संभाल रहे हैं, तो इसे पद से हटाया जा सकता है। तो पद से हटाने पे अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हैं तो उनके प्रसाद पर्यंत तक ये काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत यानी कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पे हैं तब तक ये काम करते हैं। साथ में जैसे ही मंत्री परिषद त्याग पत्र देती है, तब भी इन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ता है, क्योंकि ये उसी सरकार के मंत्रिपरिषद जो बहुमत में होती है वही केंद्र सरकार में अपनी सरकार बनाती है। तो उस सरकार ने सिफारिश की है, तो इसीलिए ये उन्हें उनके भंग होने पर, मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने पर उसे भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर हम बात करें इनके कार्य क्षेत्र और शक्तियों की बात करें, तो राष्ट्रपति जो जिस विधि संबंधित मामलों को निपटाने के लिए इन्हें सौंपता है वो इन्हें कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे हुए विधि मामलों को संभालना, द्वारा कानूनी मामलों को संभालना, भारत सरकार से संबंधित विधि मामलों में, भारत सरकार से संबंधित विधि मामलों में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का रिप्रेजेंटेशन करना, और ये रिप्रेजेंटेशन करना आपके अनुच्छेद 143 में आता है। भारत सरकार का विधि से संबंधित किसी मामले में महान्यायवादी का सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करना, ये अनुच्छेद 143 में आता है। साथ में ही ये भारत सरकार को रिप्रेजेंट हाई कोर्ट में भी सुनवाई में अधिकार रखते हैं और उसमें रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली ये पूर्णकालिक वकील नहीं है। तो ये सब होने के बाद में हम बात करते हैं, ठीक है, हमने कार्य और शक्तियां देख ली। अब हम बात करते हैं इनके विशेष अधिकार क्षेत्र और मर्यादाएं। देखिए, अधिकार क्षेत्र और मर्यादाएं कहने का मतलब है इन्हें किसी लिमिटेशंस पे ही काम करना पड़ता है। इनके लिए भी लिमिट होती हैं, उनके लिए भी कुछ सीमाएं होती हैं, उन्हीं सीमाओं के दायरे में इन्हें काम करना पड़ता है। इनका अधिकार क्षेत्र की बात करें तो संसद के दोनों सदनों में जो कार्यवाही होती है उसमें भाग लेने का अधिकार है। वहां पे ये अपना पक्ष भी रख सकते हैं और साथ में ही, लेकिन वहां पे मताधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कि संसद के किसी भी सदन में किसी बिल को पारित करने के लिए वहां पे वोटिंग हो रही है तो वहां पे ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट इन्हें संसद होने के सारे विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ उसके जो भत्ते हैं, जो सुख सुविधाएं आप संसद को मिलती हैं, वो सारे भत्ते और इन्हें ही विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, सेम उसी जैसे। ठीक है, अब इनकी जो सीमाएं बात करें, इन्हें कार्य क्षेत्र की सीमाएं बात करें तो वो देखते हैं हम। सबसे पहली सीमा होती है जो विधि संबंधित मामले में भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें ये खुद का सेल्फ डिसीजन नहीं दे सकते हैं। वो उसमें भारत सरकार के एंटी कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इन्हें अपना मत रखने का अधिकार है। विधि संबंधित मामले में भारत सरकार को बता सकते हैं कि दिस विल बी गुड, दिस विल बी बैड, लेकिन उन्हें भारत सरकार का निर्णय ही अंतिम मानना पड़ता है, वो ही उन्हें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये उसमें कोई भी खिलाफ नहीं जा सकते हैं, उसके एंटी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। दूसरा इनका होता है किसी भी आपराधिक मामले में भी इनकी लिमिटेशंस होती है। भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति की पैरवी नहीं कर सकते हैं। साथ में बात करें, ये किसी भी निकाय या परिषद के, कोई भी निकाय या फिर कोई भी संस्था है, उसके हेड नहीं बन सकते हैं, मुख्य नहीं बन सकते हैं उस निकाय या परिषद की, जब तक ये भारत के महान्यायवादी हैं, और बाद में भी नहीं बन सकते हैं। अगर हम बात करें, ये पूर्णकालिक वकील नहीं है, पूर्णकालिक सरकारी वकील नहीं है। ठीक है, पूर्णकालिक सरकारी वकील नहीं है, इसीलिए इन्हें निजी क्षेत्र में अपने निजी क्षेत्र के लिए जो प्रैक्टिस होती है अन्य क्लाइंट्स की वो विधि संबंधित मामलों को जारी रख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्णकालिक सरकारी वकील कौन होता है, तो वो एक विधि मंत्री होता है। कौन होता है? वो अलग से विधि मंत्री होता है, एक कैबिनेट में गठित होता है और वो कैबिनेट का सदस्य होता है। जबकि भारत का महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वो कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। तो ये पूर्णकालिक सरकारी वकील नहीं है और ये अपने निजी स्तर पे भी काम कर सकते हैं विधि से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इनकी सीमाएं हैं कार्य करने की। अगर हम बात करें इनसे रिलेटेड अनुच्छेद में कि आप महान्यायवादी में कौन कौन से अनुच्छेद को याद करोगे, तो 76 में इनके पद का उल्लेख है संविधान में। दूसरा है आपका 88, जिसमें संसद से जुड़े इनके विशेष अधिकार और संसद में उपस्थित समितियों से जुड़े विशेष अधिकार इन्हें प्राप्त होते हैं, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। एक अनुच्छेद 105 होता है जिसमें इनकी शक्तियां, महान्यायवादी की शक्तियां और प्रतिरक्षा के बारे में बात होती है। ठीक है, तो ये इनकी शक्तियां हुई। अब एक थिंग्स और आती है, अगर आपने पढ़ा होगा, सॉलिसिटर जनरल, जिसे बोलते हो आप महाधिवक्ता। इसे क्या बोलते हो? महाधिवक्ता। तो प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कि प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आपका महान्यायवादी होता है, जो कानूनी सलाह में सबसे पहला पद आता है उसका। अगर दूसरे पर्सन की बात करें, दूसरा विधि अधिकारी कौन सा होता है ऊपर से, तो वो आपका सॉलिसिटर जनरल होता है। और इनका कोई पद संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन इन्हें गवर्नमेंट के द्वारा महान्यायवादी की हेल्प के लिए अपॉइंट किया गया है। इससे नीचे एक और होते हैं अपर महाधिवक्ता। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
जो भारत का कानूनी सलाहकार होता है उसकी दो कौन से जो सहयोगी होते हैं, तो वो सॉलिसिटर जनरल महाधिवक्ता होता है, दूसरा अपर महाधिवक्ता होता है। चलिए हम वापस से देख लेते हैं, एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने बात की महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया है, भाग 5 और उसके अध्याय 1 में इसकी चर्चा की गई है। अगर हम बात करें इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश द्वारा करते हैं। और अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो अनिश्चित काल तक, यानी कि राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर बने रहते हैं तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। जैसे ही इनके कार्य से सरकार नाराज होती है या फिर वो उन्हें लगता है इस कार्य ढंग से नहीं किया जा रहा, तो वो उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटा भी सकते हैं। कुछ योग्यता हमने बात की है, सुप्रीम कोर्ट के जज वाली योग्यता होना जरूरी है। अगर हमने बात की इनके कार्य और शक्तियों की, तो ये कानूनी मामलों में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं अनुच्छेद 143 में, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में हाई कोर्ट में भी सुनवाई का अधिकार रखते हैं। इनके अधिकार क्षेत्र और मर्यादाओं की बात करें तो ये संसद के दोनों सदनों में जाके वहां की सुनवाई सुन सकते हैं, वहां पे अपना पक्ष रख सकते हैं। साथ में ही ये वहां पे वोटिंग नहीं कर सकते हैं, मताधिकार उन्हें वहां पे प्राप्त नहीं है, लेकिन उन्हें संसद की जितनी भी विशेष अधिकार और भत्ते होते हैं, सुविधाएं होती हैं, वो मिलती हैं। सीमा की बात करें तो ये सरकार के द्वारा सौंपे हुए किसी विधि मामले में एंटी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, सरकार के अपोजिट नहीं जा सकते हैं, उनका ही सरकार का निर्णय ही इन्हें रिप्रेजेंट करना होता है। और ये किसी भी निकाय या परिषद के हेड नहीं हो सकते हैं। साथ में ये पूर्णकालिक सरकारी वकील नहीं है, तो इसलिए अपने निजी स्तर पे विधि से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से अनुच्छेद 76 में इनका पद का उल्लेख है। 88 में संसद से जुड़े विशेष अधिकार, यहाँ पर संसद से जुड़ी समितियां हैं उनके विशेष अधिकार हैं। 105 में इनकी शक्तियां हैं, महान्यायवादी की शक्तियां और प्रतिरक्षा। सॉलिसिटर जनरल महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता इनकी हेल्प के लिए इनके सहायक के रूप में आप पे अपॉइंट किए गए हैं। और आपसे दूसरा सेकंड विधि अधिकारी पूछा जाता है, सेकंड सर्वोच्च विधि अधिकारी, तो वो सॉलिसिटर जनरल होता है। प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी आपका महान्यायवादी होता है। तो ये हमने बात की थी आपके भारत सरकार के महान्यायवादी की, ठीक है। और इसके साथ में सॉलिसिटर जनरल और एक जो पूर्ण रूप से सरकारी वकील होता है वो आपका कौन होता है, विधि मंत्री होता है, कैबिनेट में वो सदस्य होता है। अब इससे एक रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सरकार के समय पे विधि मंत्री को ही भारत का महान्यायवादी बनाने के लिए बिल पारित करने की ट्राई की गई थी, लेकिन वो बिल पारित नहीं हुआ था। वो चाहते थे विधि मंत्री ही भारत का महान्यायवादी हो, लेकिन वो बिल पारित नहीं हुआ। इसीलिए विधि मंत्री अलग होता है, वो पूर्ण रूप से सरकारी वकील होता है, जबकि ये पूर्णकालिक सरकारी वकील नहीं है, ये अपने निजी स्तर पे भी काम कर सकते हैं, तो इन्हें सरकारी वकील की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो ये था हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अब आने वाली वीडियो में हम और भी कई सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। सो थैंक्स।